हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बिहार सचिवालय के एक नए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आज के इस सेशन में हम लेकर आए हैं पटना के रहमान सर का दरोगा का सेट, जो बिहार सचिवालय एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रहमान सर के कुल 24 सेट का PDF हमारे पास मौजूद हैं। हम डेली एक सेट आपको उपलब्ध करा देंगे। फ्रेंड्स, रहमान सर के दरोगा के जो सेट है हमारे पास उपलब्ध है, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न का कलेक्शन है जो बिहार सचिवालय परीक्षा में डायरेक्ट आ सकते हैं। तो अगर आपको BSSC CGL में अच्छे अंक लाने हैं तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, खाद्यान्नों की कृषि सबसे पहले प्रारंभ हुई थी। तो खाद्यान्नों की कृषि जो है सबसे पहले कब प्रारंभ हुई थी, किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो नवपाषाण काल में खाद्यान्न की कृषि हुई थी, यानी कि खाने पीने के लिए जैसे गेहूं वगैरह है उसकी कृषि जो है सबसे पहले नवपाषाण काल में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से सब पहले रखा गया है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है उसकी लिपि के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व रखा गया है। तीसरा प्रश्न है, बिहार का नाम निम्नलिखित में से किससे उदित किया जाना जाता है? तो बिहार का नाम जो है किस पर बिहार का नाम बिहार पड़ा है? तो बौद्ध बिहारों के बहुलता के कारण, यानी कि बहुत सारे बौद्ध बिहार में रहकर शिक्षण ग्रहण करते थे, जिस कारण बौद्ध बिहार के कारण इसका नाम बिहार पड़ा। अगला चौथा नंबर का है कि नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? तो किसके हाथों नष्ट हुआ? तो बख्तियार खिलजी के हाथों नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वैभव नष्ट हुआ। अगला प्रश्न है 5वां नंबर की, त्रिवेणी नहर जो बिहार में चंपारण में स्थित है। त्रिवेणी नहर कहाँ स्थित है? तो बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। उसमें पानी किस नदी से आती है? तो त्रिवेणी नहर में पानी गंडक नदी से आती है। ये प्रश्न VVI प्रश्न, इसको याद रखिएगा। अगला 6 नंबर का रहा है कि पोलो खेल का प्रचलन भारत में सबसे पहले किस राज्य में हुआ? तब पोलो खेल का प्रचलन सबसे पहले भारत के किस राज्य में हुआ? तो मणिपुर में हुआ सबसे पहले प्रचलन पोलो का। अगला 7 नंबर का रहा है कि फोर्ट्रॉन एल्गोरिथम और पास्कल, इसका शॉर्ट नेम है एल्गोल और पास्कल आदि भाषाओं के सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो सबसे पहले समझिएगा कि फोर्ट्रॉन जो है कंप्यूटर की भाषा है, एल्गोल और पास्कल ये सभी का सभी कंप्यूटर का लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसको सीखने से पहले आपको बेसिक लैंग्वेज सीखना ज़रूरी होता है। अगर बेसिक लैंग्वेज सीख लेता है कोई भी स्टूडेंट, तो ये सभी लैंग्वेज सीखने में जो है नींव का पत्थर माना जाता है। तो बेसिक लैंग्वेज जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बाद ही ये सब लैंग्वेज सीख सकते हैं। 8 नंबर का है कि विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व थैलीसीमिया दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है। विश्व थैलीसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अगला है 9 नंबर कि भारत, ये देखिए फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर्स 2019 का है, ये ज़रूरी नहीं है आप लोग के लिए है। अगला 10 नंबर में आते हैं कि सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाल दिया जाए तो वह क्या होगा? तो सोडियम के टुकड़े को अगर पानी में डाल दिया जाएगा तो यह जो है तैरने लगेगा, पानी में तैरने लगेगा, उसके बाद जलने लगेगा, तैरता हुआ जलने लगेगा। सोडियम का टुकड़ा अगर वायु के संपर्क में आता है या पानी के संपर्क में आता है तो यह जलने लगता है, तो तैरता हुआ जलने लगेगा। तो आंसर इसका D होगा। 11 में कह रहा है कि भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना ने किस विषय पर विचार किया था? तो कैबिनेट मिशन योजना ने किस विषय पर विचार किया था? तो राज्यों का संघ, आंसर इसका D है। कैबिनेट मिशन योजना जो है राज्यों का संघ के लिए विचार किया था। 12 में कह रहा है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार? तो सबसे पहले समझिएगा कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी कि राष्ट्रपति
का आदेश सर्वोपरि होता है, राष्ट्रपति खुद आदेश दे सकता है। तो अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति है राष्ट्रपति के पास कितना अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, यानी कि 1, 2, 3 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो राष्ट्रपति प्रश्न कर रहा है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, किस तरह का अधिकार है, तो यह विधायी अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार इसे कह सकते हैं। 13 में कह रहा है कि वह पहला बैंक कौन सा है जिसका प्रबंधन भारतीयों ने किया था, तो इसका आंसर है अवध बैंक। अवध बैंक का प्रबंधन सबसे पहले भारतीयों ने किया था, यह पहला बैंक है। अगला 14 में कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन संविधान की किस धारा के अनुसार प्रस्तुत किया गया है, तो धारा 112 के तहत संसद के दोनों सदनों का जो अधिवेशन होता है, समक्ष अधिवेशन होता है, तो उसके समक्ष जो प्रतिवेदन जो है संविधान की किस धारा के तहत पटल पर रखा जाता है, तो अनुच्छेद 12 के डी के तहत रखा जाता है। आंसर इसका सी है। अगला 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है और थोड़ा सा स्लो प्रश्न भी है, हल्का प्रश्न है। मिनीमाता रोग किस कारण से होता है, तो पारा के कारण मिनीमाता रोग होता है। 16 नंबर का है कि जल एक उत्तम विलायक है क्योंकि, जल एक उत्तम विलायक है क्योंकि इसका डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक अधिक होता है। तो इसको याद रखिएगा कि जल एक उत्तम विलायक क्यों है, तो क्योंकि जल एक उत्तम विलायक है, इसका डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक जो है अधिक होता है। अगला 17 में कह रहा है कि आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन होता है, तो आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। किसी भी आइलैंड का विकास करने के लिए जो अथॉरिटी होता है, तो उस अथॉरिटी का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। 18 में कह रहे हैं कि भिगाने पर चिपचिपी हो जाती है और सुखाने पर उसमें दरार पड़ जाती है, किस मिट्टी में ऐसा पाया जाता है, तो काली मिट्टी को अगर भिगोया जाता है तो चिपचिपा हो जाता है और सुखाया जाता है तो उसमें दरार पड़ जाती है। तो इसका आंसर सी होगा, काली मिट्टी। 19 में कह रहे हैं कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी उस समय की है जिस समय की, इसका आंसर है मालवा पठार। मालवा पठार की आयु, मालवा की पठार जो है उसका आयु जितना है उतना ही आयु गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी की है। तो इसमें कह रहा है कि गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी उसी समय की है जिस समय की मालवा का पठार है। तो दोनों का आयु जो है सेम लगभग है। अगला 20 नंबर में कह रहा है कि केसी नियोगी समिति की अनुशंसा पर किस आयोग का गठन किया गया, तो केसी नियोगी की अनुशंसा पर किस आयोग का गठन किया गया, तो योजना आयोग का गठन किया गया। 21 में कह रहा है कि भारतीय संस्कृति पूरी तरह ना हिंदू है, ना इस्लामिक है और ना कुछ अन्य, वह सबका संयोजन है। किसने कहा था, तो इसका आंसर है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने ही कहा था कि भारतीय संस्कृति ना हिंदू है, ना इस्लामिक है और ना अन्य या फिर कुछ अन्य, वह सबका संयोजन है, महात्मा गांधी ने कहा था। अगला कह रहा है 22 नंबर कि ज्योतिष सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। तो देखिए फ्रेंड्स, ज्योतिष पीठ कहाँ है, तो ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ में है। गोवर्धन पीठ कहाँ है, तो गोवर्धन पीठ भी सामने है, पूरी सही आंसर है। उसके बाद है शारदा पीठ कहाँ है, तो शारदा पीठ द्वारिका में है। इसके बाद है श्रृंगेरी पीठ, तो श्रृंगेरी पीठ कहाँ है, मैसूर में। तो ये सभी का सभी आंसर मिला हुआ है, तो इसका आंसर जो होगा इसमें वी नंबर होगा, 22 का बी होगा। 23 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित थे, तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित कौन कौन थे, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू होगा और सुभाष चंद्र बोस जो है 1928 ईस्वी में जो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग जो है उसका गठन 1928 में हुआ था और इनके गठन से संबंधित जवाहरलाल नेहरू थे और सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर जो है सी नंबर होगा। 24 में कह रहा है कि भारत में क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा था, तो भारत में क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने कहा था। आंसर ए होगा, 24 का आंसर ए होगा। 25 में कह रहा है कि अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थक कर एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा था कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था।
तो इसका आंसर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसको ठीक से देख लीजिएगा, यह वीवीआई प्रश्न है। अगला है कि अंग्रेजी शासन के समय भारत के लिए सचिव से क्या अभिप्राय है। तो अंग्रेजी शासन के समय भारत के लिए सचिव से क्या अभिप्राय है, तो इसका आंसर जो है सी में कहा रहा है कि ब्रिटेन का एक मंत्री जिसके नियंत्रण में भारत सरकार काम करती थी। तो ब्रिटेन सरकार का एक मंत्री हुआ करता था, उसी के नियंत्रण में भारत सरकार काम करती थी। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंग्रेजी शासन के समय में भारत के लिए सचिव से क्या अभिप्राय था। तो भारत के लिए जो सचिव था ब्रिटेन सरकार का एक मंत्री था जिसके नियंत्रण में भारत सरकार काम करती थी। सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना वर्ष 1924 में किस स्थान पर हुआ था। तो इसका आंसर है 27 का सी, कानपुर। आंसर इसका कानपुर। सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का जो स्थापना है 1924 में हुआ था, और 1924 में जिसका स्थापना हुआ था किस स्थान पर हुआ था, तो कानपुर में स्थापना हुआ था। अगला 28 में कह रहा है कि किस वेद में सभौर समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। तो इसका आंसर है अथर्ववेद, डी। अगला 29 में कह रहा है कि पटना स्थित खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी। तो खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की स्थापना 1891 में हुई थी। इसके बाद 30 में कह रहा है कि वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 से सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे 1925 में, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे। तो विट्ठल भाई पटेल, आंसर डी। अगला 31 में कह रहा है कि ऋग्वेद के हिरण पिंड क्या है। ऋग्वेद में जो हिरण पिंड है वह क्या है। तो हिरण पिंड का मतलब है, आंसर इसका बी होगा, सोने के सिक्के अथवा नियत मूल्य के गहने जिनका उपयोग विनिमय के लिए किया गया। तो हिरण पिंड का मतलब है कि सोने के सिक्के अथवा नियत मूल्य के गहने जिनका उपयोग विनिमय के लिए किया गया। तो 31 का आंसर बी होगा। 32 में कह रहा है कि सही कालानुक्रम क्या है। तो सही कालानुक्रम जो है, इसका आंसर जो है, सबसे पहले पार्श्वनाथ आए थे, उसके बाद महावीर आए थे, उसके बाद बुद्ध आए थे, और सबसे अंत में भद्रबाहु आए थे। तो इसका ऑप्शन जो है गलत दिया गया। ऑप्शन होना चाहिए 4, 2, 3, 1। यह ऑप्शन गलत है, 2 इधर होना चाहिए और 3 इधर होना चाहिए। अगला 33 में कह रहा है कि कांग्रेस द्वारा सितंबर 1920 में किस स्थान पर असहयोग आंदोलन का स्पेशल सत्र आयोजित किया हुआ था। तो स्पेशल सत्र आयोजित कहाँ हुआ था। तो कलकत्ता में हुआ था। कांग्रेस द्वारा 1920 ईस्वी में स्पेशल सत्र जो है कहाँ आयोजित हुआ था असहयोग आंदोलन का। तो कलकत्ता में हुआ था। 33 का आंसर ए होगा। इसके बाद है 34, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। 34 का आंसर सी होगा। 35 में कह रहा है कि कौन सा लक्ष्य भारत के आर्थिक नियोजन के अंतर्गत नहीं आता है। तो जनसंख्या वृद्धि जो है भारत के आर्थिक नियोजन के अंतर्गत नहीं आता है। 35 का आंसर ये होगा। 36 में कह रहा है कि आधिकारिक तौर पर पहली बार परिवार नियोजन कार्यक्रम देश में चलाया गया। आधिकारिक तौर पर पहली बार परिवार नियोजन देश में चलाया गया। इसका आंसर बी होगा, भारत। 37 में कह रहा है कि रोजगारी पैदा करने के विशिष्ट योगदान का विकास सबसे पहले किस योजना में हुआ था। तो इसका आंसर है छठी योजना। 37 में कह रहा है कि छठी पंचवर्षीय योजना पर प्रश्न कह रहा है कि रोजगार पैदा करने की विशिष्ट योगदान का विकास सबसे पहले किस योजना में किया गया था। तो इसका आंसर है छठी योजना। तो इसका सबसे पहले समझिएगा कि छठी पंचवर्षीय योजना में रोजगार पर ध्यान दिया गया था। रोजगार पर ध्यान छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। सीधा सीधे समझिएगा कि रोजगार पर योगदान जो है किस योजना में किया गया था। तो इसका आंसर है छठी पंचवर्षीय योजना। 37 का आंसर डी। 38 में कह रहा है कि योजना आयोग की स्थापना संविधान के निर्देशक सिद्धांतों की किस धारा के अनुसार हुई। तो योजना आयोग का जो स्थापना हुआ अनुच्छेद 39 के तहत हुआ। योजना आयोग का स्थापना जो है अनुच्छेद 39 के तहत हुआ। अगला बोल रहा है कि संवैधानिक सुरक्षा देने के लिए
राज्य के भूमि सुधार कानूनों को कितनी अनुसूची में रखा गया है? तो राज्य के भूमि सुधार कानूनों को कितनी अनुसूची में रखा गया है? तो इसका आंसर है 9वीं अनुसूची में रखा गया। 39 का आंसर सी है। 40 में कह रहा है कि 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो 1938 में जो गठन हुआ था राष्ट्रीय नियोजन कमेटी के चेयरमैन, उसके चेयरमैन कौन थे? तो आंसर इसका है 40 का ए, जवाहरलाल नेहरू। तो 1938 में जो राष्ट्रीय नियोजन कमेटी का चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू थे। अगला 41 में कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के आधार पर विकेंद्रीकृत नियोजन की सिफारिश किस कमेटी ने की थी? तो विकेंद्रीकृत नियोजन की सिफारिश जो है बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। तो पंचायती राज जो है बलवंत राय मेहता समिति से संबंधित है। प्रश्न कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के आधार पर विकेंद्रीकृत नियोजन की सिफारिश किस कमेटी ने की? तो बलवंत राय मेहता समिति ने की। अगला 42 में कह रहा है कि पौधों को रोग प्रतिरोधक बनाया जाता है। तो पौधों को रोग प्रतिरोधक कैसे बनाया जाता है? तो जंगली किस्म के पौधे से प्रजनन करके, जंगली किस्म से प्रजनन करा के पौधे को रोग प्रतिरोधक बनाया जाता है। अगला है 43 नंबर की मुंबई तथा कोलकाता जैसे शहरों में वायु प्रदूषक प्रमुख है। तो मुंबई तथा कोलकाता जैसे शहरों में वायु प्रदूषक महत्वपूर्ण, इसका महत्वपूर्ण गैस क्या है? तो इसका महत्वपूर्ण गैस आंसर है ए, CO और SO2, सल्फर डाइऑक्साइड और CO। 44 में कह रहा है कि अस्थायी अध्यक्ष का क्या कार्य होता है? तो अस्थायी अध्यक्ष का कार्य क्या होता है? तो नियमित अध्यक्ष के निर्वाचित होने तक कार्यभार ग्रहण किए रहना और सदस्यों को शपथ दिलाना। तो अस्थायी अध्यक्ष का क्या कार्य होता है? नियमित अध्यक्ष के निर्वाचित होने तक कार्यभार ग्रहण करना, यानी कि पदभार ग्रहण करना और सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य अस्थायी अध्यक्ष का होता है। तो 44 का आंसर सी है। 45 में कि सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में पहला स्थान है? तो इसका आंसर है राजस्थान। 46 में कह रहा है कि भारत में वित्त आयोग का गठन प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 280 में है। 46 का आंसर बी। 47 में कह रहा है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो इसका आंसर है अप्रैल 2002। अप्रैल 2002 में भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट HDR जारी किया गया था। 48 में है कि आकाशगंगा को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो आकाशगंगा को सर्पिलाकार रूप में वर्गीकृत किया गया। हमारी आकाशगंगा का जो रूप है वह सर्पिलाकार है। 49 में कि ओजोन छिद्र कहाँ पर सुस्पष्ट है? तो ओजोन छिद्र कहाँ पर सुस्पष्ट है? तो इसका आंसर है ध्रुव पर। ओजोन परत में जो छिद्र है वह ध्रुव पर सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते। तो इसका आंसर है 49 का सी। 50 में कह रहा है कि मृतक घाटी जानी जाती है। तो मृतक घाटी जानी जाती है किस लिए? तो इसका आंसर है ए, अत्यधिक उष्णता के लिए मृतक घाटी जानी जाती है। 51 में है कि ऑस्ट्रेलिया में पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ निम्न में से किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया में है और किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है? तो आंसर इसका है वी, अवरोधक प्रवाल भित्ति। 52 में है कि पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो है तापक्रम जो टेम्परेचर होता है वह सबसे हाई होता है। 53 में कह रहा है कि निम्न में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है? किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है? तो इसका आंसर है पृथ्वी तथा सूर्य। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है उसे खगोलीय इकाई कहा जाता है। 54 में कह रहा है कि शीतलक में हैंड पंप का पानी गर्म होता है क्योंकि शीतलक में जो है ठंडे के दिनों में हैंड पंप का पानी गर्म होता है। तो ठंडा के दिन में हैंड पंप का पानी गर्म क्यों होता है? तो इसका आंसर है पृथ्वी के भीतर तापक्रम वायुमंडल का तापमान से अधिक होता है। पृथ्वी के भीतर जो तापमान होता है वह वायुमंडल का तापमान से अधिक होता है, इसी कारण ठंडे के दिनों में हैंड पंप का पानी गर्म होता है।
55 में कह रहा है कि पारा तथा किसी अन्य धातु के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो पारा तथा किसी अन्य धातु के मिश्रण को अमलगम कहा जाता है। इसका आंसर डी है। 56 में समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक लवण युक्त होता है। तो समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक लवण युक्त क्यों होता है? क्योंकि नदियाँ अपने साथ लवण बहाकर लाती है, इसी कारण समुद्र का जल जो है वर्षा के जल से अधिक लवण होता है। 57 नंबर प्रश्न है, बहुलीकरण का उदाहरण है। तो बहुलीकरण का उदाहरण क्या है? तो 57 का आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। एसिटिलीन का बेंजीन में परिवर्तन, यह भी बहुलीकरण का उदाहरण है। फॉर्मेल्डिहाइड का टाइऑक्सेन में परिवर्तन, यह भी बहुलीकरण का उदाहरण है। और तीसरा में है कि एसिल्डिहाइड का पैराल्डिहाइड में परिवर्तन, यह भी बहुलीकरण का उदाहरण है। तो 55 का आंसर डी होगा, उपर्युक्त में से सभी। 58 नंबर, पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। तो पीयूष ग्रंथि जो है ब्रेन के नीचे स्थित होती है, इसका आंसर सी होगा। 59 नंबर, मछलियों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? तो मछलियों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को एक्थियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। एक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद 60 है। 60 में कह रहा है कि पायरोमीटर निम्नलिखित को मापने के प्रयोग में लाया जाता है। तो पायरोमीटर किसके मापने के प्रयोग में लाया जाता है? तो उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 61 में कह रहा है कि चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो चाय में जो लाल रस्ट रोग होता है वह हरा शैवाल के कारण होता है। आंसर इसका डी होगा। इसके बाद 62, 63, 64, 65 ये सब 2019 का करंट अफेयर्स फ्रेंड्स, तो इसे छोड़ दीजिएगा। इसमें 68 में आते हैं। 68 में कह रहा है कि भारत में हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। फिर 69 नंबर भी 2019 का करंट अफेयर्स है। इसमें फिर 71 में आते हैं। 71 का है कि पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो पित्त का जो है प्रमुख कार्य वसा का पायसीकरण है। पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका आंसर है ये, वसा का पायसीकरण। 72 नंबर का है कि किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो इसका आंसर है डी, विसरण तथा सक्रिय परिवहन के द्वारा। विसरण तथा सक्रिय परिवहन के द्वारा श्वसन के दौरान गैस जो है रुधिर में यानी कि रक्त में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है। 73 में कह रहा है कि संविधान निर्मात्री सभा में तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है ए नंबर, राजेंद्र प्रसाद। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। 74 में कह रहा है कि आंतरिक अशांति के आधार पर क्या राष्ट्रपति आपात उद्घोषणा जारी कर सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। तो आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति जो है आपात उद्घोषणा जारी नहीं कर सकता है। 74 का आंसर ए। फिर 75 में कह रहा है कि केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल सचिवालय किसके प्रभार के अंतर्गत आता है? तो केंद्र सरकार का जो मंत्रिमंडल सचिवालय होता है वह प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है। इसके बाद 76 नंबर का है कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। तो ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति है कैसी समिति है? तो पंचायत समिति जो है पर्यवेक्षणीय प्राधिकरण है। तो इसका आंसर है डी नंबर। 77 में कि क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है? तो क्षेत्रीय परिषद का जो गठन करता है राष्ट्रपति करता है। इसका आंसर है 77 का वी। 78 में कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वोट नहीं दे सकता है। तो क्यों वोट नहीं दे सकता है? जब राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का अगर सदस्य होगा सीएम, तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोटिंग नहीं कर सकता है। अगर मुख्यमंत्री उच्च सदन का सदस्य होगा, राज्य विधान परिषद का सदस्य होगा, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मुख्यमंत्री वोट नहीं कर सकता। 78 का आंसर वी होगा। फिर 79 है। 79 में कह रहा है कि काम रोको प्रस्ताव का अर्थ क्या है? तो काम रोको प्रस्ताव का अर्थ जो है इसमें आंसर है डी, सरकार द्वारा की जा रही किसी कार्यवाही या चलाई जा रही किसी योजना को रोकने की मांग करना। फिर है 79। इसके बाद है 80 नंबर। 80 में कह रहा है कि भारत के संविधान निर्माताओं के लिए न्यायिक पुनर्वलोकन के सिद्धांत को अपनाना किस कारण आवश्यक हो गया है?
तो इसका आंसर है संघीय शासन व्यवस्था के अपनाने के कारण। संघीय शासन व्यवस्था के अपनाने के कारण भारत के संविधान निर्माताओं के लिए न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को अपनाना आवश्यक हो गया है। तो 80 का आंसर डी है। इसके बाद 81 नंबर में कह रहा है कि सूर्य ताप के अवशोषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है। तो सूर्य ताप के अवशोषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है धुंध जलवाष्प के द्वारा निभाई जाती है। तो जल वाष्प जो होता है सूर्य से निकलने वाला जो ताप है उसका अवशोषण कर लेता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है जल वाष्प का है। अगला 82 नंबर का है कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है। तो पिग्मी जो है किस नदी घाटी में पाई जाती है। तो इसका आंसर है 82 का आंसर है कांगो। तो कांगो में पिग्मी जनजाति पाई जाती है। 83 में कह रहा है कि लोहित, दिहांग और दिबांग किसकी सहायक नदियां हैं। तो लोहित, दिहांग और दिबांग जो है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी थी। इसका आंसर 83 का आंसर ए होगा। 84 में कह रहा है कि निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं। तो इसमें 84 का आंसर सी होगा। तो इसका आंसर जो है सी है सलाल परियोजना। सलाल परियोजना जो है रावी नदी नहीं होगा, इसका आंसर है चिनाब। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है जो जम्मू कश्मीर में है। इसमें ए नंबर में कह रहा है कि पोचमपाद परियोजना। तो पोचमपाद परियोजना जो है गोदावरी नदी पर है। वी में कह रहा है कि हीराकुंड परियोजना। तो हीराकुंड परियोजना जो है महानदी पर है। इसका बाद है नागार्जुन सागर परियोजना। तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पर है। सी नंबर में कह रहा है कि सलाल परियोजना। तो इसके सामने रावी नदी है। तो रावी नदी जो है गलत है, इसका आंसर होगा चिनाब नदी। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद है 85 नंबर की निम्न में से भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है। तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो है मुंबई है। तो आंसर इसका बी होगा। इसके बाद 86 में कह रहे कि किस खेल का परिसर डायमंड कहलाता है। तो बेसबॉल का जो परिसर होता है उसके परिसर को डायमंड कहते हैं। तो इसका आंसर जो है सी होगा बेसबॉल। 87 में कह रहा है कि सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है। तो सभी जैव यौगिकों में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, कौन सा मूल तत्व अनिवार्य है जो सभी में पाया था। तो कार्बन अनिवार्य मूल तत्व है। तो 87 का आंसर जो है बी होगा। इसके बाद है 88 में कह रहा है कि लकड़ी के भंजन आसवन से क्या प्राप्त होता है। तो लकड़ी के भंजन आसवन से पायरोलिग्नियन अम्ल प्राप्त होता है। लकड़ी के भंजन आसवन से पायरोलिग्नियन अम्ल प्राप्त होता है। 89 में कह रहा है कि चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है। तो चंदन के पेड़ को आंशिक मूल परजीवी मानाता है। आंसर इसका डी होगा आंशिक मूल परजीवी। 90 में कह रहा है कि रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट। 90 का आंसर होगा सी जीरोफाइट। रेगिस्तान में जो पौधा पैदा होता है उसे जीरोफाइट कहते हैं। 91 में कह रहा है कि रुधिर दबाव मापक यंत्र है। यानी कि रुधिर दबाव मतलब कि रक्त को मापने वाला जो यंत्र है वह है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर का मापन किया जाता है। रक्त दबाव मापक यंत्र कहते हैं। तो इसका आंसर डी होगा स्फिग्नोमैनोमीटर। 92 में कह रहे हैं कि भारत के संविधान में संघीय शब्द कहाँ प्रयुक्त हुआ है। तो भारत के संविधान में जो संघीय शब्द जो है कहीं नहीं प्रयुक्त हुआ है। भारत के संविधान में भारत राज्यों का संघ है ये शब्द प्रयुक्त हुआ है, लेकिन संघीय शब्द जो है कहीं प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो इसका आंसर डी होगा। 93 में कह रहा है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो संविधान सभा में किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था। तो इसका आंसर है मैसूर। मैसूर के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। तो इसका आंसर डी होगा मैसूर। 94 में कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर का संविधान में निर्वाचन हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर का संविधान में निर्वाचन किस राज्य से हुआ था। तो इसका आंसर है बम्बई। तो बम्बई से निर्वाचन हुआ था। 95 में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो इसका आंसर है ओस्लो। आंसर इसका 95 का आंसर सी है ओस्लो। इसके बाद 96 में कि नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है। तो नंगा पर्वत चोटी जो है हिमालय श्रेणी में स्थित है। आंसर इसका 96 का डी होगा।
फिर है 97 में कहा है कि 1920 ईस्वी में खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? तो इसका आंसर है इलाहाबाद। गांधी जी को खिलाफत कमेटी की सभा जो 1920 ईस्वी में हुई थी जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था वह जो है इलाहाबाद शहर में कमेटी का स्थापना किया गया था। इसके बाद है 98 में कि खुले में, ये करेंट अफेयर्स है 98। फिर इसके बाद है 99 भी करेंट अफेयर्स है। इसके बाद है 100 में कह रहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो 100 का आंसर जो है बी है, स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग आता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स 100 प्रश्न पूरे हुए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।